और पश्चिमी देशों में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत को इस समय पुतिन का साथ नहीं देना चाहिए। तो आज हम आपको यह भी बताएंगे कि बदलती परिस्थितियों में भारत को अमेरिका का साथ देने में फायदा है या रशिया का साथ देने में उसे ज्यादा फायदा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आसमान से बम गिर रहे हैं और सामने से गोलियां आ रही हैं, लेकिन दिमाग जहां था वहीं अटका हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि दिमाग को खत्म करने की जंग इस दुनिया में हर जगह जीती जा चुकी है। इसका बमों और मिसाइलों से कोई लेना देना नहीं। प्रोपेगेंडा इतना मजबूत है कि बहुत से लोग युद्ध को सही बताते हैं, और रंग नस्ल के नाम पर नफरत इतनी मजबूत है कि मरने की हालत में भी कोई गोरा किसी काले को धक्का दे रहा होता है। मानवाधिकार का बखरा लग गया है, कई तरह के अधिकारों में बंट गया है। लोग अपने अपने धर्माधिकार, नस्लाधिकार, जात्याधिकार, रंगाधिकार, क्षेत्राधिकार, सर्वाधिकार को श्रेष्ठ बताने और दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। भारत पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसके 4 सीनियर मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंचकर भारतीय छात्रों को इवैक्यूएट करवा रहे हैं। पूरे इंतजाम खुद सुपरवाइज कर रहे हैं और ये सभी मंत्री यूक्रेन से भारतीय छात्रों को हवाई अड्डे तक जाकर, विमान तक जाकर विदा कर रहे हैं। और भारत में मौजूद जो मंत्री हैं वो उनका स्वागत उसी हौसले के साथ एयरपोर्ट पर जाकर कर रहे हैं। पानी की कमी ना हो। बम के धमाकों से घिरा यूक्रेन मानवता के नाम पर दुनिया से मदद मांग रहा है, लेकिन खुद उसकी सेना में घुसे नाजी और नस्लवादी तत्व और उसके समर्थक भारतीयों और अफ्रीकी लोगों के साथ भेदभाव भी कर रहे हैं, ज्यादातर अफ्रीकी के साथ। अफ्रीकी यूनियन ने इसकी निंदा भी की है कि यूक्रेन के लोगों को सबसे पहले सीमा पार कराया जा रहा है और अफ्रीकी नागरिकों को लाइनों से निकाला जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में शरणार्थी मामलों के उच्चायुक्त ने भी इसकी पुष्टि की है। पश्चिमी मीडिया के स्टूडियो में बैठे एंकर, जानकार और फील्ड से पत्रकार अपने प्रसारण के दौरान गोरों की श्रेष्ठता का बखान कर रहे हैं। कोई कह रहा है यह इराक या अफगानिस्तान नहीं है, यूरोप है, यहां कैसे युद्ध हो सकता। इसे आप घमंड और मूर्खता दोनों की श्रेणी में रखिए। जैसे इराक और अफगानिस्तान बम गिराने के लिए बने हैं, बिल्कुल यूक्रेन के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और युद्ध रोका जाना चाहिए। कहते हैं कि उस दिन उन्होंने इस चूहे से बहुत कुछ सीखा। देखिए, रशिया का राष्ट्रपति कह रहा है कि उसने एक चूहे से कुछ सीखा और उन्होंने उस चूहे से यह सीखा कि जब किसी को अलग थलग किया जाता है, यानी उसे कॉर्नर कर दिया जाता है, तब वो व्यक्ति पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उस समय वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है, फिर वो दुनिया के बारे में नहीं सोचता। और इस समय भी दुनिया पुतिन के साथ वही कर रही है, यानी रशिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर पुतिन को कॉर्नर किया जा रहा है, अलग थलग किया जा रहा है, और इससे पुतिन शायद और ज्यादा खतरनाक और आक्रामक होते जा रहे हैं। यानी दुनिया उन्हें जितना कोने में धकेलेगी, जितना अलग थलग करेगी, जितना आइसोलेट करेगी, जितना ज्यादा उनका बहिष्कार करेगी, वो उतनी ही तेजी से और ज्यादा आक्रमण करेंगे और ज्यादा खतरनाक होते चले जाएंगे। इसलिए आज अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह सोचना चाहिए कि क्या वो पुतिन को रोकने के लिए उनकी कुछ शर्तें मान सकते हैं, या फिर वो इस बात के लिए तैयार हैं कि पुतिन आगे चलकर उन्हें अपना और भी ज्यादा खतरनाक रूप दिखाएं। और ये काम पुतिन ने शुरू कर दिया है, क्योंकि पुतिन धीरे धीरे अब इस युद्ध को और ज्यादा खतरनाक रूप देते जा रहे हैं। वॉर के इस सिचुएशन में जनजीवन सामान्य रूप से मॉस्को में चल रहा है। हालांकि यहाँ पे महंगाई थोड़ी बढ़ गई है और जो लोकल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि ये 500 रूबल्स है,
ये 500 रूबल्स के नोट में हम लोग पहले फॉर एग्जांपल 50 पीस अंडा, 3 किलो आलू, ये सब खरीद सकते थे। अभी इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। कल भी हम लोगों ने यहाँ पे शॉपिंग किया है, तो जो लोकल फूड या लोकल प्रोडक्ट्स है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने इस वीडियो में मॉस्को को सामान्य तरीके से चलते फिरते देखा है, लेकिन दावे के साथ नहीं कह सकते कि दफ्तर और दुकान जा रहे सारे लोग युद्ध के समर्थन में हैं। भारत में भी कई लोग युद्ध शुरू होने पर मीम बनाकर पुतिन को पावरफुल बताने लगे, लोगों को युद्ध में रस आने लगा। ऐसे ही लोग रूस में भी होंगे, लेकिन यह भी संभव है कि बहुत से लोग कुछ ना करने की हालत में हों। जरूर दिखाई दे रहा है कि मॉस्को की दिनचर्या सामान्य है। क्या उस रूस को दिख रहा है कि यूक्रेन में क्या हुआ है? क्या यह तबाही कम है जो रूस के विदेश मंत्री चीख रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा और विनाशकारी होगा? 8 से 10 लाख यूक्रेनी शरणार्थी हो चुके हैं, घर तबाह हो गया और घर छूट भी गया। क्या कभी यूक्रेन के लोगों को वापस मिलेगा? अगर रूस के कब्जे में आ गया तो उस $1 बिलियन की मदद का क्या होगा जिसका ऐलान दिन रात पश्चिम के देश किए जा रहे हैं? क्या वो पैसा ये लोग रूस को भी दे देंगे कि यूक्रेन को फिर से खड़ा करे? यूक्रेन पर बमों का गिरना और रूस पर प्रतिबंध के लगने में कितना फर्क है? यूक्रेन में जिन जगहों पर शांति दिखती है